हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माइसेल्फ श्याम कृष्ण यादव। आप सर्वोच्च चैनल देख रहे हैं। हमने आपको नाउन से स्टार्ट किया था, नाउन की काइंड्स बताई थी, पांचों काइंड्स, उनकी डेफिनेशंस, और हमने उसके सिंटैक्स में 7 रूल्स आपको बताए थे। आज हम 8वें रूल से शुरू करते हैं। 8वां रूल है, सर्टन नाउन्स आर प्रॉपर नाउन्स। कुछ संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं और ऐसी स्थिति में दे डू नॉट टेक एनी आर्टिकल बिफोर देम। उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। कुछ संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं, नाम होती हैं वस्तुओं की, व्यक्तियों की, स्थानों की। उनके पूर्व हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। अगर आर्टिकल लग जाएगा तो वो गलत माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, द रमेश इज़ माई फ्रेंड, द इलाहाबाद, द लखनऊ। ऐसा कहना गलत होता है, इट इज़ इनकरेक्ट। द करेक्ट फॉर्म इज़ इट शुड नॉट टेक एनी आर्टिकल। उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगना चाहिए। तो इसका सही स्वरूप है रमेश इज़ माई फ्रेंड, एंड दैट इज़ द करेक्ट फॉर्म। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ये भी जानना हमको आपको आवश्यक है कि इन सर्टन केसेस वेयर ए डेफिनेट आर्टिकल कम्स बिफोर एनी प्रॉपर नाउन, before the name of any person, before the name of any place, it is indicative of a renowned person, famous place, whose fame or skill in any particular field is compared with some other person or place regarding that skill, regarding that fame. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम के पूर्व आर्टिकल जब द लग जाता है तो उसका आशय वह व्यक्ति, स्थान का नहीं रह जाता, बल्कि जिस क्षेत्र में उसकी ख्याति है, उसकी प्रसिद्धि है, उस ख्याति और प्रसिद्धि वाले क्षेत्र की बात इंगित करता है वो, और किसी अन्य व्यक्ति अथवा स्थान से उस आशय में तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए however in cases where a definite article precedes a proper noun, अगर प्रॉपर नाउन के पहले, प्रीसीड मीन्स पहले आना, पूर्व आना, अगर पूर्व में कोई डेफिनेट आर्टिकल आया द, तो इट इज़ सजेस्टिव ऑफ ए रिनोन्ड पर्सन और प्लेस। किसी विशेष खास प्रसिद्ध व्यक्ति अथवा स्थान का नाम होगा, हुज फेम और स्किल, जिसकी प्रसिद्धि या कौशल उस क्षेत्र में इस बीइंग, वो तुलना की जा रही है, इस बीइंग कंपेयर्ड विद सम अदर काउंटर पार्ट, उसके समकक्षी व्यक्ति, समकक्षी स्थान से तुलना की जा रही है उस गुण के संबंध में। बहुत साधारण सी बात है, जैसे अक्सर लोग बातचीत में कह देते हैं, बड़े दारा सिंह हो, बड़े दारा सिंह हो, तो यू आर द दारा सिंह। अब दारा सिंह का मतलब ये नहीं है बेटा, दारा सिंह का मतलब ये नहीं है कि वो दारा सिंह पहलवान है। दारा सिंह के वह शक्ति द्योतक वह गुण है। अगर जैसे कह दिया कि ऑक्सफोर्ड है ये, तो ऑक्सफोर्ड का मतलब ऑक्सफोर्ड वो नहीं है। ऑक्सफोर्ड की जो विद्वता का गुण है, जो शैक्षिक गुण है, उसका आशय होता है। इसीलिए जैसे कहा था, ही इज़ द न्यूटन ऑफ माई क्लास, वो हमारे क्लास के न्यूटन है। न्यूटन का मतलब वैज्ञानिक से नहीं है, उसकी वह आविष्कारक गुण जिसके लिए वे न्यूटन साहब प्रसिद्ध थे। ही वॉज फेमस फॉर दिस, फॉर हिज इन्वेंशंस, and that is why this person, this man, he is supposed to be akin to, similar to the quality of Newton, who was a scientist. न्यूटन वैज्ञानिक थे, उनकी विज्ञान में खोज करने वाला जो गुण है, जो आविष्कारक गुण है, वो इस व्यक्ति में समानता का भाव व्यक्त करता है। इसीलिए न्यूटन के पहले द आया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वह न्यूटन बड़े अक्षर से लिखा जाता था, लेकिन यह न्यूटन छोटे अक्षर से लिखा जाता है। तमाम पुस्तकों में मैंने देखा इसका गलत प्रयोग चल रहा है, ये इनको बड़े से ही लिख देते हैं वो, जबकि गलत है। अब इलाहाबाद इज़ द ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड वह विद्वता का शैक्षिक गुण है, तो इलाहाबाद हमारे उत्तर प्रदेश का शैक्षिक गुण ऑक्सफोर्ड का रखता है। इसका समतुल्य जो है इसका यह है, ऑक्सफोर्ड स्थान नहीं है, वहाँ की शैक्षिक गुण है, वहाँ की विद्वता का गुण है। हम समझते हैं यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस थिंग।
जब भी किसी व्यक्ति या किसी स्थान के नाम के पहले दा आ जाता है तो वह उसके किसी विशेष गुण का निरूपण करता है जिसके लिए वो ख्याति लब्ध है, जिसके लिए प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब जैसे कह दिया कि शी इज़ द अपाला ऑफ माई क्लास, मेरे क्लास की अपाला है। अपाला विद्वता, वो बहुत विदुषी थी, बहुत ही विद्वान थी। तो कोई लड़की बहुत ही अगर पढ़ने में तेज है तो उसकी तुलना अपाला से करते। तो द अपाला का मतलब यही हुआ कि उसकी विद्वता, ना कि अपाला वो महिला जो प्राचीन काल में मशहूर थी। अब दूसरी बात जो इसमें विशेष ध्यान देने योग्य है, द तो लगता है ये इसमें स्थान व्यक्ति के नाम के लिए, लेकिन इसमें कभी कभी ए लग जाता है, एन आ जाता है। अगर किसी नाम के पहले आता है, किसी व्यक्ति के नाम के पहले, यदि किसी व्यक्ति के नाम के पहले ए का प्रयोग होता है, इसके मतलब यह होता है कि वह ऐसा कोई व्यक्ति है हु इज़ एलियन टू, ही इज़ टोटली स्ट्रेंजर टू द फैक्ट्स और सिचुएशंस दैट हैज़ एक्सप्रेस्ड देयरिन। उसमें उल्लिखित जो तथ्य हैं या जो स्थित है उस वाक्य में, उस तथ्यों एवं स्थिति से वह आदमी वाकिफ़ नहीं है, वह आदमी उससे अनजान है। अब जैसे कह दिया कि फला नाम का आदमी रपट दर्ज कराने गया, तो ए हरी का मतलब वह हरी जो उस मुकदमे से जानकार नहीं है, जो उस झगड़े में एकदम से अलग था, वो झगड़े का पक्षकार नहीं, ही इज़ नॉट ए पार्टी टू दैट डिस्प्यूट। वो तीसरा आदमी कोई जाके उस रपट दर्ज कराई तो उसके लिए ए हरी, जैसे इस वाक्य में जो मैंने दिया है आपको, ए हरी केम टू मी यस्टरडे, कोई हरी नाम का व्यक्ति कल मेरे पास आया। ये ए माने कोई अनसर्टेन व्यक्ति है जो उस तथ्यों से या उस परिस्थिति से अनभिज्ञ है या उसके बारे में जानकारी नहीं रखता। हम समझते हैं, आप समझिए, देखिए ये बड़ा दोनों ये नियम और ये दोनों बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अब नवीं बात आप गौर कीजिएगा, कभी कभी किसी देश के नाम के पहले भी द आता है, लेकिन अब स्थिति सिर्फ दो ही देश रह गए। पहले रशिया भी रहता था, रशिया के नाम के पहले भी द आता था, द USSR, लेकिन अब ये USA और संयुक्त राज्य अमीरात, इनके लिए द लगता है। इसके लिए नियम यह है कि उनमें वह देश या वह राज्य कई राज्यों का परिसंग हो, प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार है, अपनी संविधान है। नवा फिर से, इन सर्टेन केसेस द comes before the name of any state or country, but it is particularly with those states that are confederation of many states, each having its own independent government without any accountability to any other state. कभी कभी किसी देश राज्य के पूर्व द का प्रयोग होता है, परंतु वह उन मामले में होता है जहां उक्त राज्य कई राज्यों का प्रसंग हो, ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसकी एक शर्त है, और उसकी प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार हो, अपना संविधान हो, और उसकी किसी अन्य राज्य के प्रति उसकी कोई जवाबदेही ना हो। ये सबसे बड़ा प्रमुख चीज़ है। अब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये अब तब भी था और आज भी है। द UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त राज्य अमीरात, पहले रशिया भी था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उनका एक ही पूरे जवाबदेही बनती है और रशिया में एक ही देश है और उसके राज्यों की सत्ता अलग से सरकार की नहीं है। 8वां और 9वां दोनों प्रॉपर नाउन से संबंधित हैं और यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रैक्टिकली भी लोग इसका गलत प्रयोग करते हैं और तमाम अखबार में, न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ते हैं तो यह चीज़ जैसे आती है, जैसे ही वॉज, आप कहते हैं कि ही वॉज दारा सिंह इन द बैटल, मतलब वो एक दारा सिंह की तरह लड़ा। और अब जैसे कहते हैं ही इज़ द हरिश्चंद्र, कोई आदमी बहुत ईमानदार है तो उसकी ईमानदारी की तुलना हरिश्चंद्र जो हमारे प्राचीन काल में जिसके लिए प्रसिद्ध हैं, अगर उनसे तुलना की तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हरिश्चंद्र व्यक्ति हो गए, बल्कि हरिश्चंद्र की वह ईमानदारी के गुण की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से की जाती है। ये मैंने आपको रिवर्स कर दिया। अब हम इसके बाद
नाउ वी कम टू द 10th रूल। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें बड़ी भ्रांतियां हैं और हमने इसको तमाम वीडियोस में देखा, इसको लोग हाईलाइट नहीं करते हैं। इट इज़ समथिंग वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी लैमेंटेबल, बड़ी दुख की बात है, क्योंकि all those nouns that have ICS to the end and they are suggestive of the names of subject, they do indicate a singular entity and take a singular verb। वे संज्ञाएं जिनके अंत में ICS आता है, विषय के नाम होते हैं, इकाई सत्ता मानी जाती है, एक वचन क्रिया लेती है, ये सत्य है। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, यूजेनिक्स, देखो बेटे, यूजेनिक्स आनुवांशिकी विज्ञान, वंशज के विषय में जो स्टडी होती है, हमारे यहाँ तो नहीं दिखता लेकिन दिल्ली वगैरह में है शायद। यूजेनिक्स माने आनुवांशिकी विज्ञान। तो ये सब एक वचन सत्ता बोध कराती इसलिए, जैसे फिजिक्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मैथमेटिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसलिए। लेकिन एक विशेष चीज़ ये है, ये मैं आपके पास लेके आया हूँ, इट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस दैट व्हेन सच ए नाउन डिनोट्स द एलिमेंट्स दैट कंप्राइज दैट सब्जेक्ट, अगर उस इन संज्ञाओं से उस विषय के उन तत्वों का बोध हो जो उस विषय को गठित करते हैं, निर्मित करते हैं। तो अब किसी विषय में बहुत से तत्व होंगे तो सारे तत्व बहुवचन सत्ता का बोध करा देते हैं। जैसे वी टेक द केस ऑफ मैथमेटिक्स, द रूडिमेंट्स, द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 एलिमेंट्स। तो जब हम उन मौलिक तत्वों की बात करते हैं इन संज्ञाओं से, तो वो बहुवचन सत्ता को बोध कराता है, बहुवचन क्रिया ले लेता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, इट इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे आपने कहा योर मैथमेटिक्स इज़ वीक, आपकी गणित कमज़ोर है, लेकिन योर मैथमेटिक्स आर वीक, आपके हिसाब किताब कमज़ोर हैं, अर्थात न जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 चीज़ें हैं जो उस विषय को गठित करते हैं, निर्मित करते हैं। चूँकि बहुवचन सत्ता हो गई तो वहाँ पर आ ले लेगा, अब वो एक विषय नहीं रहेगा। इसी प्रकार से हमने, आप अलग से लिख लें, आप इसी में देख लें कि पॉलिटिक्स आर the causes of societal changes। ये बहुत महान व्यक्ति का कथन है। सोक्रेटिस ने कहा था कि राजनीति विज्ञान के तत्व, ये पॉलिटिक्स में राजनीति विज्ञान नहीं है। इट मीन्स ऑल दोज रूडिमेंट्स, द बेसिक एलिमेंट्स दैट कंप्राइज दैट सब्जेक्ट। ये राजनीति विज्ञान के तत्व सामाजिक परिवर्तन के कारण होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आर लगा बेटा। आर मीन्स मल्टीफेरियस एलिमेंट्स, डाइवर्स एलिमेंट्स। अब आप देखते हैं आपके देश में क्या हो रहा है, ग्राम प्रधान का इलेक्शन आता है, लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, जीत जाते हैं, एमपी हो जाते हैं, एमएलए हो जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान के तत्व का प्रभाव है कि सारा कुछ जान लेते हैं, अब पूरे दुनिया की राजनीति जानते हैं, और यहाँ तक कि भले वो अंगूठा छाप हैं, दे आर ऑलमोस्ट इलिटरेट, बट इवन देन दे नो ऑल देयर लायबिलिटीज, ऑल देयर जुरिडिक्शंस एंड ऑल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब जान लेते हैं। तो कहने का मतलब ये सामाजिक परिवर्तन के जो कारण है वो राजनीति विज्ञान के तत्वों में निहित है, राजनीति विषय में नहीं, क्योंकि हर आदमी राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ता है। कोई आदमी देश में गांव के प्रधान के लिए खड़ा है तो राजनीति विज्ञान थोड़ी उसने पढ़ा है, लेकिन वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो उसके पास सब आ जाते हैं। ये उसके प्रभाव हैं जो सामाजिक परिवर्तन के कारण बनते हैं। हम समझते हैं आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही नया नियम है और बहुत विद्वान आदमी ने इसको कहा है। नाउ वी कम टू 11th वन।
अब देखिए 11th वन, सर्टेन नाउन्स आर नॉन काउंटेबल। ये भी बहुत कॉमन सा नियम है। कुछ संज्ञाएं गिनी नहीं जा सकती, नॉन काउंटेबल होती हैं, तो वे बहुवचन स्वरूप में भी वही लिखी जाती हैं, सिंगुलर में भी वही लिखी जाती हैं, हम उनको यस नहीं लगाते हैं। तो कुछ संज्ञाएं नॉन काउंटेबल होती हैं, उनका बहुवचन स्वरूप नहीं होता है, वे दोनों वचन में समान रूप से प्रयुक्त होती हैं, और यानी कि एक वचन में भी। और देखिए हमने आपको आई बताया था अभी पिछले क्लास में, दैट इज़ अ लैटिन डेरिवेशन, इट मीन्स इबिड एस्ट, यानी कि इसको लैटिन का तर्जुमा जो हिंदी में है वो यानी कि एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं। अब ये कॉमन से एग्जाम्पल है, हेयर है। हेयर को किसी मुंडी के बाल गिनना संभव नहीं है, वो गिनती से परे होती है। शीप है, वर्क है, फर्नीचर है, फिश, ये सब वर्ड्स नॉन काउंटेबल हैं। लेकिन आजकल आधुनिक दिनों में इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमने एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा, लेटली। लोग रिसेंटली बहुत बोलते हैं, लेकिन लेटली बहुत अच्छी इंग्लिश है। लेटली माने होता अभी हाल ताज में, एकदम लेटेस्ट बात है। इट हैज़ कम टू बी यूज्ड एज प्लूरल। अब इनमें यस लगने लगा है। हमने द हिंदू में न जाने कितना बार मैंने देखा, हिंदू अखबार में यह यस लगा रहता है। व्हेन इट बिकम्स, तब वो बहुवचन सत्ता का द्योतक हो जाता है, उसको गिनने योग्य, वो गिनने नहीं योग्य हो जाता है। जैसे किसी की मुंडी में सारे बाल काले हैं, 2 बाल सफ़ेद हैं। अब 2 बाल सफ़ेद, उसको हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर 2 हेयर्स ऑन हिज स्कैल्प। अब देखो बेटे, ये बहुत बड़ी बात है। स्कैल्प माने जिंदा आदमी खोपड़ी, और स्कल माने मुर्दा की खोपड़ी। ये बेसिक डिस्टिंक्शन है, आपको और आगे बाद में बताएंगे। लेकिन अभी आप जानिए एट दिस स्टेज ऑल्सो कि अ डेड मैन्स हेड इज स्कल एंड ए लिविंग मैन, लिविंग पर्सन, उसकी स्कैल्प कहते हैं। तो आर ग्रे, हमने बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोगों को सुना है बेटा, डोंट टेक इट अदरवाइज, इसको अन्यथा मत लेना। वाइट हेयर मैंने सुना है लोगों को पढ़ते हुए, कहते हुए, बोलते हुए, ताज्जुब होता है। सफ़ेद बाल को ग्रे कहते हैं, उसकी स्पेलिंग GRAY है, GREY नहीं होता। आज आप अपने दिल में गांठ बना लें कि सफ़ेद बाल को अंग्रेज़ी में विद्वान लोगों ने GRAY कहा है, वाइट हेयर नहीं। तो ये आपको आज एक नई बात मालूम हुई कि अगर वो यस लग जाता है, अगर गिनने के योग्य है, अगर गिनने के योग्य है, यस लग जाता है, तो हम वहाँ बहुवचन क्रिया लगा देते हैं। 2 हेयर्स ऑन हिज स्कैल्प आर ग्रे, उसके खोपड़ी के 2 बाल सफ़ेद हैं। हमने हैं को अंडरलाइन किया, इसीलिए किया है। आर के माने हैं हो गए, और GRAY माने सफ़ेद बाल। अब हम 12वां नियम देखते हैं। नियम, सर्टेन नाउन्स दे आर ऑफ लैटिन ओरिजिन, दे हैव UM टू देयर एंड। देखिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ नॉट टू बी इग्नोर्ड एट एनी कॉस्ट। दे आर ऑफ द सिंगुलर नंबर and their plural form is formed by inserting a in place of UM. लैटिन मूल की वे संज्ञाएं जिनके अंत में UM आता है, वे एक वचन की होती हैं। उनके बहुवचन बनाने में UM को हटा के A जोड़ देते हैं। आप समझ रहे होंगे इस बात को, बहुत ही आवश्यक चीज़ है। देखिए आपको बहुत लोगों ने बताया होगा, बस रटा देते हैं, किताब के दिया है एजेंडम का एजेंडा बस। लेकिन व्हाट एजेंडा इज़, ये भी आपको जानना ज़रूरी है ना। एजेंडा मीन्स द लिस्ट ऑफ इश्यूज और द मैटर्स दैट आर टू बी डिसाइडेड, दैट आर टू बी डिस्कस्ड इन टुडेज मीटिंग, इन द करंट मीटिंग। आज की बैठक में जिन विषयों पर चर्चा की जानी है, उसकी सूची को एजेंडा कहते हैं। अगर एक ही समस्या है, एक ही मामला है, तो एजेंडम, और 2 या 2 से अधिक होंगे तो एजेंडा। फला के दरवाजे बम्बा लगना है, फला को विधवा पेंशन देना है, फला को खेत का आवंटन करना है, चक्रोड निकालना है, ये कई समस्याएं होंगी तो वो एजेंडा कहा जाता है। एंड इट मे strike your mind if the list of the issues that are discussed in today's meeting
that is agenda. So what is the name given to the list of those issues that have already been decided in the previous meeting? पिछली बैठक में निर्णीत विषयों की सूची को क्या कहेंगे? आज की बैठक में जो विषय निर्णय लिए जाने उनको तो एजेंडा कह दिए, तो पूरी दुनिया जानती, बहुत कॉमन वर्ड है। लेकिन पिछली बैठक में जिनमें निर्णय लिया जा चुका है, आज आप जान ले बेटे, इसको कहते हैं मिनट्स। वही घंटा मिनट वाला है, मिनट्स। आज की बैठक में जिन विषयों पर चर्चा करनी है, हम उसकी सूची को मिनट्स एजेंडा कहेंगे। और पिछली बैठक में जिन विषयों पर चर्चा की जा चुकी है उसकी लिस्ट को, उसकी सूची को मिनट्स कहते हैं। यस हमेशा लगा रहेगा, मिनट यस नहीं हटा सकते, वो घंटा मिनट सेकंड हो जाएगा फिर। अब देखिए बैक्टीरियम, अगर एक कीटाणु है तो बैक्टीरियम, कई कीटाणु हो तो बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस के कीटाणु कई हैं, हजारों लाखों होते हैं, तो वो बैक्टीरिया है। लेकिन प्रयोग में आता है बैक्टीरिया ही, बैक्टीरियम नहीं आता। इसी प्रकार से मिलीनियम, सहस्त्रों वर्षों के संग्रह को मिलीनियम, और कई हैं तो मिलीनियम। डेटम, डेटा, इसी तरह डेटम, डेटा। मोस्ट कॉमनली डेटा इज यूज्ड। अगर एक आंकड़ा होगा तो उसको डेटम कहते हैं, कई आंकड़े हैं तो डेटा। डेटास कोई वर्ड नहीं है, अक्सर लोग कहते हैं डाटाज, दैट इज़ रॉन्ग। अंग्रेज़ी को लोग न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा दे रहे हैं, ये सब अमेरिका की देन है। अब जैसे किसी से बात करते करते हेलो, अरे हेलो मीन्स स्पीक, कोई चीज़ लाना है हेलो, वो सब्जी लेते आओ, व्हाट डू यू मीन बाय हेलो? हेलो मीन्स दैट इज़ अ ग्रीक वर्ड। हेलो मीन्स बोलिए, हेलो मतलब नहीं होता कि सुनिए मेरी बात। उसके लिए जो एटिकेट है, जो शिष्टाचार है, एक्सक्यूज़ मी, वो कहा जाता है। लेकिन अक्सर भारत देश तो भेड़ियों का देश है। तो डिक्टम, डिक्टा, जो मौखिक आदेश दिए जाते हैं वो एक आदेश डिक्टम है, कई आदेश डिक्टा है। इसी से डिक्टेट्स बना हुआ है। इसको आप याद रखें, बहुत ही ये अच्छे वर्ड हैं। जैसे एजेंडा आपको बताया, ये नई बात है और आपके जीवन में मिनट्स नई बात है। यू मस्ट नेवर हैव हर्ड दिस थिंग, सो इट इज़ न्यू टू यू। अब 13वीं बात देखें, सर्टेन नाउन्स ऑफ लैटिन ओरिजिन। ये भी लैटिन मूल के शब्द हैं। दे हैव गॉट यूएस टू द एंड, उनके अंत में यूएस होता है। उनके प्लूरल फॉर्म बनने में हम यूएस को हटा के आई जोड़ देते हैं। देयर प्लूरल फॉर्म इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग आई इन प्लेस ऑफ यूएस। लैटिन मूल के कुछ संज्ञाएं अंत में यूएस लिए रहती हैं, उनके बहुवचन स्वरूप में यूएस को हटा करके हम आई लगा देते हैं। जैसे रेडियस, त्रिज्या अगर एक है तो रेडियस, कई त्रिज्या हैं तो रेडियाई। रेडियाई देखिए, यूएस एक आई तो पहले लगा था, उस आई के बाद यूएस हटा के आई लग गया तो त्रिज्याएं हो गया। सिलेबस, सिलेबसेस लोग बोलते हैं, बड़े ताज्जुब की बात है, जबकि सिलेबस का बहुवचन सिलिबी होता है। इस तरह लोकस, बिंदुपथ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शब्द है। लोकस कई बिंदुपथ हैं तो लॉसी, लॉसी हो जाएगा। बड़े कॉमन ये सब दैनिक प्रयोग की बातें हैं, आते हैं तो बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी आ जाता है।
अब 14वां नियम देखिए, सर्टेन नाउन्स दे आर नेम्स ऑफ नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक संक्रियाओं के नाम होते हैं, एंड दे आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, मानव नियंत्रण से परे होते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे ऑलवेज टेक द बिफोर देम। प्रकृति की प्राकृतिक संक्रियाएं जो मानव नियंत्रण से परे होती हैं, न मनुष्य बना सकता है न उनको बिगाड़ सकता है, और वे इंडिपेंडेंट होती हैं, इसलिए उनके पहले द लगता है, जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, सो ऑन। इस प्रकार में देखिए हमने आपको 14 रूल्स पढ़ाएं और सब के सब दे ऑल है प्रैग्मेटिक इम्पॉर्टेंस, बड़ा ही व्यवहारिक इनका महत्व है आपके लिए, और हम इसको रिवाइज कर देंगे एक आध दिन में। लेकिन ये जो इनमें 4-6 नियम तो बहुत ही अच्छे हैं, वो आपको जानना चाहिए। जैसे अभी हमने इसके पहले बताया था प्रॉपर नाउन कि पहले द लगता है। आईएएस बहुत आता है बेटे, ये आईएएस में बहुत आता है। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो जो शेक्सपियर का स्थान, जो महत्व है अंग्रेजी साहित्य में, वही महत्व कालिदास का है। वो नाट्य शैली है, वो ड्रामेटिक आर्ट है। ही वॉज अ प्ले राइट। प्ले राइट देखिए, नई बात बताइए आपको, प्ले राइट, नाटककार को प्ले राइट कहते हैं, लोग ड्रामेटिस्ट कहते हैं। ये राइट वर्ड जब भी जिस शब्द के बाद आता है उसका बनाने वाला, रचनाकार, जैसे कार्ट राइट, कार्ट राइट माने गाड़ी बनाने वाला, घोड़े वाले गाड़ी बनाने वाला, वॉच राइट घड़ी बनाने वाला, प्ले राइट नाटक बनाने वाला। तो राइट WRAGST मीन्स निर्माता, उसका बनाने वाला। बहुत अच्छा वर्ड है। आज की क्लास यहीं तक है, हम कंटिन्यू करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आ रही होगी। यू मस्ट बी फॉलोइंग माई चैप्टर्स। एंड सेकेंडली दूसरी बात यह है कि ये सर्वोच्च क्लासेस की ओर से आपको भरसक अच्छी से अच्छी जानकारी मिलेगी। आपको सारी समस्त कॉम्पिटिटिव नॉलेज आपको अप टू डेट अपडेट की जाएगी, और आप हमारे उसको लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड यू लेट मी नो योर ग्रीवेंसेस इन द कंप्लेंट बॉक्स, ताकि उस कमेंट में हम आपको उसको एड्रेस कर देंगे। आई शैल एड्रेस योर ग्रीवेंसेस, लेकिन कमेंट बॉक्स में जाइएगा। और आज की क्लास यहीं पर। थैंक यू, गुड लक।